नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है। 2006 की है। लगभग 19 साल पहले की ये घटना है, लेकिन इसका खुलासा हालिया है, हाल फिलहाल का है। आज का राज्य है केरल। केरल में एक जिला है कोल्लम। कोल्लम जिले का एक गांव है आंचल गांव। वहाँ एक घर में एक माँ, उसकी बेटी और बेटी की जुड़वा नवजात बच्चियां, जिनकी उम्र सिर्फ 17 दिन थी। तारीख थी 10 फरवरी 2006। माँ किसी काम से तहसील तक गई थी। तहसील से लौटकर जब वो आई और उसने अपने घर के उस आधे बंद यानी भिड़े हुए दरवाजे को खोला, तो भीतर का नज़ारा देखकर, भीतर का मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। उसकी बेटी और उसके दोनों नवजात, बेटी के दोनों नवजात जुड़वा पुत्रियों की हत्या हो गई थी। दोनों पुत्रियों के गर्दन सिर से अलग थे। 17 दिन की बच्ची थी, गाजर मूली की तरह काटा गया था और बेटी के शरीर पर चाकुओं के अनगिनत निशान थे। केरल, जैसा आप जानते हैं, शांत, सबसे पढ़ा लिखा राज्य, पढ़े लिखे लोग। हत्या की बात को सुनकर ही रूह कांप गई और पूरा कोल्लम जिला बिल्कुल जैसे स्तब्ध हो गया। भीड़ लग गई, पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए तीनों लाशें भेजी गईं और विवेचना शुरू हुई। साल दर साल पुलिस को अपराधियों का पता नहीं लगा। पता लगने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई और 2010 में, यानी घटना के 4 साल बाद, ये तफ्तीश, ये विवेचना, ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई। बहुत दिल दहला देने वाली ये घटना थी 2006 की। पुलिस ने छानबीन की, कॉल रिकॉर्ड तलाशे, जानकारी की, तो ये पता लगा कि इस हत्या का संबंध 2 फौजियों से है जिनकी पोस्टिंग पठानकोट में है। इन 2 सैनिकों का नाम आते ही पुलिस उनकी तलाश में पंजाब में पठानकोट के आर्मी कैंप पहुंची, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों फौजी फरार हो गए थे। पुलिस ने उनको ढूंढने की बड़ी कोशिश की। पुलिस जितना हाथ पैर मार सकती थी हाथ पैर मारा, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं लगा। और घटना के 4 साल बाद 2010 में राज्य सरकार ने इतने जबरदस्त विरोध के बाद उसे सीबीआई को विवेचना के लिए सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने भी अब जो कुछ कर सकती थी उसने किया। फोटो छपवाए, बंटवाए, आर्मी कैंप्स में बंटवाए, जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पूरा, मतलब लगभग हर दिन कहीं न कहीं की पुलिस या मिलिट्री पुलिस दबिश देती थी, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं लगा। अंत में तकनीक काम आई। घटना के 19 साल बाद या लगभग 18 साल बाद केरल पुलिस हेडक्वार्टर में एक उसकी इंटेलिजेंस की जो टीम होती है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स तैयार किए और प्रदेश के पुराने अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस, उसको इस एआई तकनीक के सहारे उसको सुलझाने का प्रयास किया। और 19 साल बाद उसी एआई तकनीक से केरल पुलिस असली कातिलों तक पहुंच गई। और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में, तारीख थी 5 जनवरी 2025 को,
दोनों कातिलों को गिरफ्तार किया गया। कहानी की शुरुआत होती है केरल के कोल्लम जिले के अलायमोन अलायमोन गांव है, आंचल जिसे कहते हैं, जहां रंजिनी नाम की एक लड़की रहती थी और वहीं पास का रहने वाला दिविल कुमार, इन दोनों में प्रेम संबंध हो गया। रंजिनी 20-21 साल या 19-20 साल की नवयौवना थी और दिविल नया नया भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। थोड़े दिन बाद ही दिविल और रंजिनी के संबंधों का प्रतिफल मिला और रंजिनी गर्भवती हुई। और वो बहुत खुशी से, जब वो छुट्टी पर आने ही वाला था, लेकिन फ़ोन पर रंजिनी ने दिविल को ये खुशखबरी बताई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने कहा बस मैं कल पहुँच रहा हूँ, कल तुमसे बात करूँगा। लेकिन उसकी बात से, वो जैसे कहते हैं ना, उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे जब रंजिनी ने उसको ये बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लौट के सीधे वो रंजिनी के पास गया और उसने कहा कि अभी तुरंत मेरे साथ चलो, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, इस गर्भ को नष्ट करो, इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जिसे साधारण भाषा में एबॉर्शन कहते हैं, इसको एबॉर्ट करा दो। रंजिनी इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी। रंजिनी को उसकी बात सुनकर बहुत धक्का लगा, वो स्तब्ध हो गई कि एक ऐसा बाप है कि जिसको अपने पत्नी की गर्भवती होने की या अपने प्रेमिका के गर्भवती होने की खबर से दुख पहुंच रहा है, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फक हो गया था चेहरा। रंजिनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा यह हमारे प्यार की निशानी है, हम इसे किसी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। और उसी दिन जब ये जवाब रंजिनी ने दिया दिविल को, तो उसी दिन दिविल वहां से चला गया और वापस लौटकर कभी नहीं आया। जिस समय दिविल पंजाब कुछ समय बाद वो वापस लौटा नहीं उससे बात करने के लिए, अपने गांव में रहा, घूमता टहलता रहा और उसके बाद पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप में चला गया। इधर जनवरी 2006 के आखिर में रंजिनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बड़ी मुश्किल से फ़ोन से दिविल से संपर्क हुआ और रंजिनी ने बताया कि तुम जुड़वा बच्चियों के पिता हो, मुझे जुड़वा बच्चियां तिरुवनंतपुरम के फलां हॉस्पिटल में पैदा हुई हैं। इसी दौरान अस्पताल में रंजिनी की मां संथम्मा को एक अजनबी शख्स मिला। अपने आप को उसने अनिल कुमार बताया और ये पूछा कि ये आपकी बेटी है और ये ठीक है, गर्भवती थी और इसके 2 बच्चे हुए हैं, किससे शादी इसकी हुई है? माँ कुछ नहीं बोली, संथम्मा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बार बार वो पूछता रहा। फिर उसने अपने से कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लगता है ये कुंवारी माँ है, इसलिए आप बच्चों के बाप का पता नहीं बता रही। तो मेरा एक आग्रह है, उसने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस तरह के मामले में मैं लोगों की मदद करता हूँ। आप अपने घर जाएंगी तो सबको पता लग जाएगा कि इस कुंवारी माँ को जुड़वा बच्चियाँ हुई हैं, आपका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहना अगर मानिए तो आपको एक मैं अलग से घर दिला देता हूँ, वहीं आप रहिए, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने गांव जाइएगा। लेकिन इसके पहले उसने जैसे ही गर्भवती की बात पता लगी थी, 5-6 महीने तक वो जब महिला भर्ती हुई, संथम्मा अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में तिरुवनंतपुरम पहुंची और जब उसकी मुलाकात इस अजनबी शख्स से हुई तो उसने एक बात कही कि देखिए सीजेरियन आजकल डिलीवरी सब हो रही हैं और कभी कभी उसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहीं मौजूद हूँ, अगर आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे बताइएगा। पूरा टाइम वो 3 दिनों तक वहाँ रहा और जब बच्चे पैदा हो गए और डॉक्टर से पूछा संथम्मा ने कि क्या इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है,
सिजेरियन हुआ ज़रूर है, लेकिन इतना ऐसी खून का नुकसान नहीं हुआ है कि इसे ब्लड की ज़रूरत हो। तब अनिल ने ये बात कही कि भाई आप लोग जो है एक मैं जहाँ आपको एक मकान दिला दूंगा वहाँ रहिए, नहीं आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। संथम्मा को और रंजिनी को दोनों को उसकी बात पर यकीन हुआ और उसने आंचल गांव में रहने वाली, मैंने बताया अलायमोन की थी, आंचल गांव में उसने कमरा एक किराए पर दिलवा दिया। उसने कहा अजनबी रहोगी तो कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी, वरना आस पड़ोस के लोग बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़े करेंगे। और बात समझ में आई संथम्मा को भी और रंजिनी को भी, और वो दोनों बच्चों के साथ उसी मकान में जो अनिल ने किराए पर दिलाया था उसी मकान में रहने लगी। घर पहुंचते ही पहला काम रंजिनी ने किया कि उसने राज्य महिला आयोग को शिकायत की कि ये दिविल के बच्चियां हैं दोनों, और हमारा डीएनए टेस्ट करा दिया जाए, दिविल और हमारा डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये दोनों बच्चियां दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से ये साबित भी हो जाएगा कि ये बच्चियां दिविल की हैं। राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराए जाने के आदेश दे दिए। आप सोचिए कि 17 दिन की बच्चियां थीं जब उनके साथ ये हादसा हुआ था, वो 5-6 दिन बाद या 7 दिन बाद लौट के आई होगी, यानी प्रसव के 10वें 12वें दिन ही वो राज्य महिला आयोग गई और 14वें या 15वें दिन ही राज्य महिला आयोग ने यह आदेश पारित कर दिए। क्योंकि उस अजनबी शख्स अनिल का आना जाना था, सो उसे ये पता लग गया कि राज्य महिला आयोग ने दिविल के डीएनए टेस्ट की बात इन दोनों बच्चियों से डीएनए मिलान के लिए कर दी है और ये आदेश आर्मी कैंप पठानकोट के लिए भेज दिया गया है और पहुंच भी जाएगा। उससे पहले ही 10 फरवरी को, यह घटना भी मैंने आपको बताई 10 फरवरी की थी, जब यह आदेश राज्य महिला आयोग ने दिया डीएनए टेस्ट कराने के लिए, उसके 3 या 4 दिन बाद 6 या 7 को यह आदेश हुआ। 10 फरवरी को अचानक, 10 फरवरी 2006 को अचानक दिविल वहां रंजिनी के घर पहुंचा। जिस दिन रंजिनी ने अपनी गर्भवती होने की बात बताई थी और दिविल ने उस गर्भ को नष्ट करने की बात कही थी, उसके बाद पहली बार वो रंजिनी के पास पहुंचा और उसने कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं। संथम्मा से यानी रंजिनी की मां से उसने कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा, अस्पताल के सारे डॉक्यूमेंट लेके चलिए और पंचायत में हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि लोग अलग अलग तरह से सवाल न उठाएं। मैं बच्चों को अपने पिता का बच्चों को उसके पिता का नाम भी दूंगा और शादी जब देखा जाएगा शादी कब हम लोग करेंगे। उसे लेके पंचायत ऑफिस तक गया, फिर वहां पहुंच के उसने कहा अधिकारी आज नहीं है और फिर मैं किसी दिन और आऊँगा, अभी मैं कुछ दिन की छुट्टी पर हूँ, और कहा कि आप घर चली जाइए, मैं यहाँ से अपने घर चला जाता हूँ, मैं कल को पता कर लूँगा, जो संबंधित अधिकारी है जिस दिन मौजूद होगा मैं घर आके आपको फिर ले लूँगा। और वहाँ से वो संथम्मा अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर वो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। खून से लथपथ रंजिनी और उसके दोनों नवजात बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी। बाहर निकलकर हल्ला मचाया, भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी फौरन पहुंच गई। हर कोई उस मंजर को देखकर आंसुओं में डूबने लगा। 2 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे 17 दिन के, उनकी गर्दन अलग पड़ी हुई, धड़ अलग पड़ा हुआ और रंजिनी के शरीर पर चाकुओं के बहुत ढेर सारे निशान थे। पुलिस जब पहुंची, आसपास के लोग पहुंचे तो उसके घर के पास एक स्कूटर खड़ा हुआ मिला। लोगों ने देखा कि ये स्कूटर है, वहां पुलिस ने पूछा किसकी है,
स्थानीय लोगों ने मना किया कि हमारे यहाँ से किसी की नहीं है। पुलिस उस स्कूटर को लेकर थाने पे गई। थाने पे उसके रजिस्ट्रेशन से ओनर का पता लगाया तो ये पता लगा ये किसी राजेश के नाम रजिस्टर्ड है। यानी दिविल और राजेश ने मिलकर ये साजिश रची थी। जब इन्वेस्टिगेशन इस राजेश के बारे में शुरू हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रजिस्ट्रेशन के कागजात में जो फोटो राजेश की लगी थी, जब उसको संथम्मा को दिखाया गया तो उसने बताया कि यही वो अनजान शख्स है जो पहले ब्लड देने की बात, फिर किराए का मकान दिलाने की जिसने दिलाया था, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया था। यानी अनिल और राजेश एक ही थे। हॉस्पिटल में दोस्ती करके रंजनी और संथम्मा की ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। दोनों ही सेना में थे। पुलिस के रिकॉर्ड से पता लग गया कि दोनों सेना में थे और दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। राजेश को दिविल ने ही रंजनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जान पहचान कर लो और मौका देखते ही उसे मार दो, बच्चों को भी मार दो। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक अनिल को ये मौका नहीं मिला। फिर उसने वो ब्लड डोनेट करने वाली बात कही। उसने ये रचा था कि जब ब्लड निकाला जाएगा तो ब्लड तो अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो भी वो उसको जमा कर लेंगे, दूसरे का दिया हुआ जो है वो उसको चढ़ा देंगे। तो उसमें जहर मिलाने की उसने सोच रखी थी कि फॉइल में होता है, इंजेक्शन से उसमें नींद की या जहर की कोई दवा ऐसी मिला देंगे ताकि ये ब्लड चढ़ाते ही रंजनी और उसके दोनों बच्चों की या उसके गर्भ में पलते हुए बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची। तलाशती रही पुलिस और 19 साल के बाद उस 19 साल तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। जबकि 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने भी बहुत मगजमारी की लेकिन उसके भी हाथ कुछ नहीं लगा और ऐसा लगने लगा कि शायद अब रंजनी और उसकी 2 नवजात बच्चियों को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच केरल पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक नया प्रकोष्ठ खोला गया जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मनोज इब्राहिम के नेतृत्व में ये खोला गया और प्रदेश के जितने भी अनसॉल्व्ड केसेस थे उनको रिफ़र किया गया कि वो कोशिश करेंगे कि नवीन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शायद वो उन केसेस को खोल पाएँ। पुलिस टीम ने दोनों हत्यारों को ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए इनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया। सवाल यही उठेगा कि भाई एआई से कैसे मदद हुई, एआई ने कैसे पुलिस की मदद की। तो जो फोटोग्राफ उनके उपलब्ध थे सेना के रिकॉर्ड्स में वो सब 19 साल 20 साल पहले के थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन फोटोग्राफ्स को, उस एज की फोटोग्राफ को 18-19 साल के बाद वो कैसे दिखेंगे ऐसी फोटोग्राफ दोनों की डेवलप की गई और उनको उनके विकल्पों को भी तलाशा गया। हेयर स्टाइल बदल के, मूँछों का स्टाइल बदल के, कपड़ों को बदल के, इस तरह से उसके 10-20 कॉम्बिनेशन की 19 साल बाद की फ़ोटो, यानी आज की तारीख में 19 साल पहले की फ़ोटो थी और आज की तारीख में वो कैसे दिखेंगे ऐसे एआई टूल से उन्होंने फ़ोटोग्राफ डेवलप की। लेकिन और उसको मिलान के लिए जो फ़ोटो मिलाने वाला फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर होता है उससे गुजारना शुरू किया तो दुनिया भर की बहुत सारी तस्वीरें उस एआई फोटोग्राफ से मेल खाने लगी और एक एक को उसे जो उसकी विधि होती है एक्सक्लूजन की, इसको एक्सक्लूड किया जाने लगा। इसी बीच उस फोटो को जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उससे मिलान करते समय फेसबुक पर शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% वो मिलान हो गया। पुलिस छानबीन में पता लगा कि इसका नाम कुछ दूसरा है और पौंडीचेरी में रह रहा है। पुलिस को अंदाज लग गया कि शायद ये राजेश ही है जिसने अनिल नाम बता के माँ बेटी से पहचान की थी। तो संभवतः इसका
नाम वही है और अब इसने नाम बदल लिया है। बहरहाल पौंडीचेरी में दोनों को उस फोटो को की दरियाफ्त करते करते ये लोग पहुँचे, तो वो राजेश जिसकी फ़ोटो 90% एआई वाली 19 साल बाद दिखने जैसी फ़ोटो जो बनाई गई थी और उससे एक शादी समारोह में मिल गई थी, वो प्रवीण कुमार नाम से पौंडीचेरी में रह रहा था, पुडुचेरी में। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर दिविल को भी गिरफ्तार किया। दोनों ही इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। दोनों ने ही अलग अलग शिक्षिकाओं से शादी भी कर ली थी और आराम से रह रहे थे, बच्चे हो गए थे, बड़े लोग हो गए थे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काफ़ी पैसा उन लोगों ने कमाया था और बहुत लंबा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन रंजनी और उसके दोनों नवजात बच्चियों को 19 साल बाद न्याय मिल सका, वो भी मॉडर्न तकनीक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से। पुलिस के इस नई विधा में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की इस नई विधा में 19 साल बाद उन्हें न्याय मिल पाया। सलाम है केरल पुलिस को। आज की घटना देखिए, आज फिर एक महिला काल के गाल में समा गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि प्यार करने का अंजाम ये भी हो सकता है। ये तो वही हुआ जो किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में हुआ करता है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। जाने कितनी अपराध की मैंने आपको घटनाएं सुना ली जिसमें लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं, रहते तो लिव इन में पुरुष और महिला हैं, लेकिन ये हश्र महिलाओं का होता है। इस घटना में मासूम लड़की ने दिविल को सच्चा दोस्त समझ लिया। यही गलती उससे हुई और उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये प्यार मोहब्बत जो दिविल उससे कर रहा है, ये दिखावा है। ये मर्दों की फितरत तो कुछ और ही है। आप सोचिए, उस लड़की को, उस रंजिनी को, उस 20 साल की नव यमुना को कितनी खुशी हुई होगी जब उसे यह एहसास हुआ होगा कि उसके गर्भ में दिविल का प्यार आ गया है, पल रहा है। और उसका, जिसको ये कहते हैं ना कि माँ का ममत्व और माँ बनने की खुशी, इसको कभी आज तक कोई शब्दों में बयान नहीं कर पाया। कोई भी साहित्यकार, कलमकार, कवि या शायर आज तक उस खुशी को शब्दों में, शेर में, कवित्व में, कहानी में, वाक्य में कोई नहीं व्यक्त कर पाया। ये खुशी सिर्फ वो माँ ही जान सकती है या महसूस कर सकती है कि माँ बनने की खुशी क्या है। उससे भी कोई पूछे कि किस तरह की खुशी है, तो शायद वो भी शब्दों में इसे बयान नहीं कर पाएगी। अब आप सोचिए कि उसने कितना खुश होकर दिविल को ये बात बताई होगी कि ऐसे ऐसे मेरे गर्भ में तुम्हारा प्यार पलने लगा है। लेकिन ये सुनते ही दिविल का चेहरा पीला पड़ गया होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया होगा, जुबान बंद हुई होगी, और जब जुबान खुली होगी तब उसने यही कहा कि इस गर्भ को फौरन नष्ट कर दो। और क्योंकि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को लोग बहुत ही खराब शब्दों से नवाजते हैं। और जब ये रंजनी ने सुना दिविल की ये बात, तो उसका बेचारी का चेहरा फक हो गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो गर्भ को नष्ट नहीं करेगी, न कर सकती है। दिविल उसी समय उसे छोड़कर भाग गया और फिर उस दिन लौटा जिस दिन उसे इन लोगों की हत्या करनी थी। इतनी घृणा, नफरत और रंजिश उसके मन में आ गई, सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती हो गई। इतनी आ गई कि उसने अपने प्यार का समूल नष्ट कर दिया, ठान ली और नष्ट कर दिया। कुछ रह ही न जाए कि लोग ये कहें कि किससे प्यार हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, नाम बदल लिया, काम बदल लिया, लेकिन उस रंजनी के प्यार के समूल को नष्ट कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया।
भागने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन केरल पुलिस ने 19 साल बाद रंजनी और उसकी दोनों बच्चियों को न्याय दिलाया। सलाम केरल पुलिस को। अहमद फराज साहब के गज़ल की अंतिम लाइनें हैं, आप भी कभी सुनिएगा तरन्नुम में अहमद फराज साहब को। ये लाइनें कहती हैं कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे हाथ मिला रहा हो वो आपका दोस्त ही हो। ऐसा ही धोखा रंजनी के साथ हुआ कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला हर आदमी दोस्त नहीं होता, न हो सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।